मोहतरम सामीन, आज का ये प्रोग्राम एक ख़ास मकसद के तहत रखा गया है जिसका उन्वान डिजिटल मीडिया और उसके इम्कानात। इस प्रोग्राम के तहत हम उन उलमा और तलबा को और फ़ारिगीन मदारिस को जोड़ना चाहते हैं जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपनी उम्मत को फ़वाइद पहुँचाना चाहते हैं। वो दीनी एतबार से हो, अखलाक़ी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, हर एतबार से आज उलमा की, फ़ारिगीन मदारिस की, अइम्मा इकराम की उम्मत को ज़रूरत है कि वो एक सही जिहत में काम करें मीडिया के ज़रिए। चूँकि मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि हम महदूद वसाइल के होने के बावजूद और फाइनेंशियली स्टेटस हमारा बहुत मजबूत ना होने के बावजूद अगर हमारे पास मोबाइल है और उसमें डेटा है तो हम अपनी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो उसमें रहनुमाई की ज़रूरत है वो ये है कि जिस आवाज़ को हम पहुंचा रहे हैं उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमारे पास ऐसे रास्ते हों और ऐसे ज़राए हों कि हम उन आवाज़ को सही लोगों तक सही तरह से पहुंचा सकें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास तमाम वसाइल हैं लेकिन उसको पेश करने का ज़रिया नहीं है। जैसा कि शोराए इकराम ने भी कहा है कि बात कैसे कही जाती है, कहाँ कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये महफ़िल मुनक़िद की गई है ताकि तलबा के अंदर, फ़ारिगीन मदारिस के अंदर, अइम्मा इकराम के अंदर वो शऊर बेदार हो जो शऊर मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने का जो मादा उनके अंदर रखा गया है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। आज की ये नशिश इसी के लिए मुनक़िद की गई है और इस नशिश के बानी और उसके ऑर्गेनाइज़र जनाब सलीम आज़ाद साहब जिनका यूट्यूब चैनल है ग्लोबल बाउंड्री के नाम से और न्यूज़ पोर्टल भी है, मैं बिला ताख़ीर उनको दावत सुख़न देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज का इस्तक़बालिया कलिमात से हम सामीन को नवाजें। मोहतरम सामीन और मेहमानान गिरामी, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज का प्रोग्राम मीडिया लिटरेसी फ़ाउंडेशन के बैनर तले मुनक़िद किया गया है और जहाँ तक मीडिया लिटरेसी फ़ाउंडेशन का ताल्लुक़ है तो ये एक ऐसा इदारा है जो तवील मुद्दती मकसद के लिए कायम किया गया है और इसका मकसद ये है कि मिल्लत के नौजवानों की सहाफ़ती तरबियत की जा सके और हम सब के हाथों में जो मोबाइल है उसका दुरुस्त और मुस्बत इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये मोबाइल न सिर्फ़ एक डिवाइस है बल्कि इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं और उसमें जो इंटरनेट का कनेक्शन है ये सब मिल करके एक अलग कायनात बना लेते हैं और उसके बाद यही मोबाइल हम सब के लिए एक दो धारी तलवार बन जाता है। उसी दो धारी तलवार को एक धारी तलवार बनाने के लिए यानी कि मुस्बत अंदाज में उसका इस्तेमाल करने के लिए हम चंद लोगों ने मिल कर के जो सहाफ़त का ज़ौक़ रखते हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कोशिश की जाए कि मिल्लत के नौजवानों के अंदर मीडिया के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश की जाए। तो उसी कोशिश के तौर पर हम सब ने एक इदारा कायम किया है जिसका नाम मीडिया लिटरेसी फ़ाउंडेशन रखा गया है और आज का ये जो प्रोग्राम है वो इसी इदारे के तहत आज का ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मीडिया के शोबे से वाबस्ता बेहद अहम और सीनियर शख्सियात की शिरकत है और इन हज़रात की शिरकत की वजह से इस प्रोग्राम की मानवियत में इजाफ़ा हुआ है। अब इसके बाद इन तमाम तारुफ़ी कलिमात के बाद हम अपने तमाम सामीन का और तमाम मेहमानों का मीडिया लिटरेसी फ़ाउंडेशन के इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अब हम इसके बाद मौलाना सलमान नदवी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी संभालें और प्रोग्राम की तरतीब को आगे बढ़ाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि जिन मेहमानान की आमद के हम मुंतज़िर थे अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बस एक तरफ से आपको बता देता हूँ कि हमारे बीच हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह से राशि सहारा से जनाब गुफ़रान नसीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब मोहम्मद शबाब साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूज़ 18 में रह चुके हैं, वो भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। प्रोफ़ेसर शाफ़े अनवारुल हक़ साहब जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। सलीम आज़ाद साहब को अभी आप सुन रहे थे और इसी तरह से इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान नदवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से क़ब्ल ये आपके बीच अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है
जहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में डिजिटल ज़राए का अमल दखल बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस की तेज़ रफ्तार तरक्की ने मीडिया के मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। डिजिटल मीडिया जो कि सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वीडियोज़ वग़ैरह पर मुश्तमिल है, इन तमाम ने इंसानों को अबलाग, मालूमात, तालीम और तफरीह के बेशुमार मौक़े फ़राहम किए हैं। तो हमारे तलबा मदारिस के लिए भी ज़रूरी है कि इन तमाम मौक़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए और अपने आप को आलमी मंजरनामे पर अपनी शनाख्त कायम करने की, अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की जाए। इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सबसे पहले मुकर्रिर या स्पीकर हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ, जो फ़ाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं दारुल कुरान शाहीन के। मैं उनसे बसत खुलूस इल्तिमास करता हूँ, तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद, स्टेज पर मौजूद हमारे मुख्तलिफ़ मैदानों और ख़ास तौर पर मीडिया से मुताल्लिक़ नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ अफ़राद, उलमाए किराम और दीगर हमारे हाज़रीन, मौज़ू बहुत बुनियादी है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि मीडिया से मुताल्लिक़ नए क्या इम्कानात हैं फ़ारिग़ीन मदारिस के लिए। ये हमारा बुनियादी मौज़ू है। आपकी बड़ी अहमियत है, यानी मदारिस के फ़ारिग़ीन की बड़ी अहमियत है। इस पस मंज़र में मैं अपने आप को पाबंद करता हूँ कि मौज़ू पर गुफ्तगू करके आपके वक्त को मज़ीद कीमती बनाने की कोशिश करूँ। और यहाँ जो अफ़राद मौजूद हैं वो इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर अपने अपने मैदानों में तजर्बा रखते हैं। मुझे शुरू में रखा गया है, इसका मतलब बली का बकरा नहीं बनाया गया है, बल्कि आपके लिए तमहीद बनाना है। माहिरीन ये मौजूद हैं, मीडिया के माहिरीन ग़ुफ़रान नसीम साहब सबसे सीनियर हैं। गरचे इस वक्त प्रिंट मीडिया हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि उनके अखबार, उनके फ़ीचर को हम पढ़ सकें, लेकिन बहरहाल उनकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है। ये सब हमारे करंट मीडिया से मुताल्लिक़ लोग हैं, वो अपने मौजू पर बात करेंगे। मुझे जो बुलाया गया है, मेरा ताल्लुक़ मदरसे से है। मैं भी कभी फ़ारिग़ हुआ हूँ और फ़ारिग़ होने के बाद आपके सामने एक हकीकत रहनी चाहिए कि कमो बेश 12-14 साल लग गए मीडिया को करीब से देखने में, जो आज आपके लिए एक मौजू बनाकर आपके फ़ारिग़ होने के साथ कुछ इसमें होंगे जो अभी फ़ारिग़ हो गए होंगे, और आपके या फ़ारिग़ होते हुए अभी आप अगले साल या इस साल फ़ारिग़ होंगे, आपके लिए इन हमारे दो अहबाब ख़ास तौर पर जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, सलीम आज़ाद साहब ने और मुफ्ती मुनव्वर साहब ने, उस काम को जिसे समझने में सालहा साल लग जाते हैं, ये सब आपको समझाना चाहते हैं। ये आपकी अहमियत है। अभी आपसे बड़े बरजस्ता अंदाज़ में जो बात कही गई, सलीम आज़ाद साहब ने कहा कि मुझे 8 साल का तजर्बा है, तो 8-10 साल बड़े आसानी के साथ तजर्बे में गुजर जाते हैं। आपके 8-10 साल ना लगें, आप आज से जान जाएं, समझ लें कि आपके अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियत रखी है। सलाहियत है आपके पास, अहम है वो, लेकिन मुअस्सिर नहीं है, इसलिए वो आपके लिए और दूसरों के लिए बेकीमत है। तो क्या उसके लिए आपको करना है, ये दरअसल इस आज के प्रोग्राम का मौजू है। ये गोया हम लोगों का एक आपसी गुफ्तगू है। मेरा जो मौजू रखा गया है, फ़ारिग़ीन मदारिस दौरे हाजिर से, करंट ज़माने से अपने आप को कैसे हम आहंग करें, कैसे उससे अपने आप को मैच करें कि जिससे वो बहुत जल्दी मुआशरे में अहम बन जाएं और मुफीद बन जाएं। तो बुनियादी तौर पर फ़ारिग़ीन मदारिस और दौरे हाजिर, उससे अपने आप को अटैच करने के लिए हमें क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, ये मेरी 3 बातें होंगी बुनियादी तौर पर। हम फ़ारिग़ हुए 92 में, 92 और आज हम खड़े हैं 2025 में। हमें 92 में जो तैयारी कराई गई थी, उसका इस्तेमाल आज हम कब कर रहे हैं? 2025 में। ये जो गैप है, इसी को समझना है। आप फ़ारिग़ आज हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जब आपने तालीम शुरू की थी और जो आपने पढ़ा चंद सालों, वो ज़माना और आज का ज़माना वो बड़ा बदल जाएगा।
पिछला 30 साल उतना तेज़ नहीं बदला था जितना आज का 3 साल और 3 दिन, बल्कि बसा औकात 3 घंटा बदल जाएगा। इतना तेज़ ज़माना अब बदलेगा। तो दौरे हाजिर से हम आहंग करना, ये हमारा सबसे बड़ा कामयाब मिशन है कि अगर हम अपने आप को दौरे हाजिर से हम आहंग कर ले जाएंगे तो यकीन जानिए कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो पहला तो फारिगीन मदारिस के लिए ये उनसे गुजारिश है और ये उनके लिए एक अहम सौगात है कि वो अगर अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं तो दौरे हाजिर से हम आहंग करने के लिए अपने आप को कमरबस्ता कर लें। क्या सलाहियत है आपके पास, इससे मत अभी बहसिए, मत उलझिए। सलाहियतें हासिल करना आसान है आज के ज़माने में, अपने आप को आगे बढ़ाना आसान है आज के ज़माने में, लेकिन आप फैसला कर लें और चल पड़ें तभी कुछ हो पाएगा। तो दौरे हाजिर से हम आहंग होने के लिए पहला काम यह होता है कि फैसला करना पड़ता है। वरना क्या होता है कि अभी तक हम बहुत ज़माना गुजर गया, दरस निज़ामी की तारीफ़ भी करते हैं, उसकी कुछ कमियां बतलाते हैं, लेकिन ना उससे निकल पा रहे हैं और ना उससे पूरी तरह जुड़ पा रहे हैं। क्यों? फैसला नहीं कर पा रहे। क्या करें, ये फैसला नहीं हो पा रहा है। निसाब तालीम पर कई साल बहस करते हैं और नहीं फैसला कर पाते हैं कि बदलें कि ना बदलें, और बदलें तो कितना बदलें, और जो फैसला होता है वो इतनी देर हो जाती है कि अब नए निसाब को बनाने की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो मीडिया के ताल्लुक से यही चीज़ है कि मीडिया में मदारिस के फारिगीन को दाखिल होना ये आज उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ज़रूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है। हमें मदरसों में क्या सिखलाया जाता है? सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें, बोलना और पढ़ना पढ़ाना, तदरीस और तकरीर। एक चीज़ होती है सहाफ़त, लिखना, मज़मून नवेसी, वो बहुत लिमिटेड होती है। वो चंद % बच्चे होते हैं जो मकाला निगारी में माहिर होते हैं और जो मुसन्निफ़ बनते हैं या जो मुसन्निफ़ बनना चाहते हैं। ज़्यादातर बोलने की सलाहियत और कम से कम बात करने की और पढ़ने पढ़ाने की सलाहियत, ये हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4-6 सालों में बड़ी पुख्ता हो जाती है। मीडिया क्या है? यही तो है। बस जो बात अभी आई हमारे मौलाना सलमान नदवी सल्लल्लाहु ने कहा वो ये कि हम बात को कहें कैसे, उसलूब क्या होगा, उसमें से कलेक्शन क्या होगा, मुखातब के एतबार से उसकी कौन सी चीज़ कब रखनी होगी और उसकी तरतीब क्या होगी, दर्जाबंदी क्या होगी। ये है फारिगीन मदारिस के लिए वो ज़बरदस्त चीज़ कि जिसमें अगर फारिगीन मदारिस तवज्जो दे दें तो आज दुनिया इस्लाम को ज़्यादा समझना चाहती। क्यों? उसे दुनिया में इस्लाम का मुकाबला करना है तो चाहती इस्लाम को समझ ले, उसकी गलतियाँ पकड़ ले। आप समझा दीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियाँ पकड़ने के लिए लोग उनके पास आते थे, आपकी कमियां ढूंढने के लिए आप लोग उनके पास आते थे। रसूलुल्लाह सल्लम क्या करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझाने में कामयाबी हासिल कर लेते थे। यही आज डिजिटल मीडिया का रोल है कि डिजिटल मीडिया एक आदमी जो अपने ख्यालात में परागंदा है, उसके प्रोपगंडे के नतीजे में कन्फ्यूजन्स हैं, वो उलझा हुआ है, वो क्या अपनी राय बनाए वो समझ नहीं पा रहा है, या बिल्कुल सादा है, कुछ अभी है ही नहीं लकीर उसके पास, उसे हमें कुछ देना है, उसके उस उलझाव को हल करना है, उसके कन्फ्यूज़न को दूर करना है, या अगर वो सादा है तो उस पर कुछ अच्छे से नक्शो निगार बना देने हैं। ये आपकी कितनी बड़ी अहमियत होगी और कितना बड़ा काम होगा अगर आप इस काम को करना शुरू कर दें और कर ले जाएं। तो मीडिया आज के ज़माने में अपने आप को मीडिया से मदारिस के फारिगीन को जोड़ना, ये आज उनकी ज़िम्मेदारी भी है, उनकी कामयाबी भी है, और उनके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है इस्लाम की खिदमत का, जिसके लिए हम और आप तैयार हुए। मैं ये जो आखिरी बात कह रहा हूँ वो उस बहुत सारे गुफ्तगू के नतीजे में कह रहा हूँ जो अक्सर हम जैसे लोगों को करना पड़ता है कि मदारिस इतनी मेहनत के साथ उलमा तैयार करते हैं और हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं, दुनिया चाहती है कि वो इल्म दीन से हटकर कुछ और करने लगें। नहीं, आप कुछ और मत कीजिए, आप अपना काम करिए, लेकिन दौरे हाजिर में आके करिए, कदीम ज़माने में जाकर मत करिए। बस सिर्फ आपको ये करना है। तो मदारिस के फारिगीन उन्हें दौरे हाजिर से
अपने आप को हम आहंग करने के लिए डिजिटल मीडिया से जोड़कर अपनी तैयारी का बेहतरीन मौका है। अगर वो जोड़ ले और तैयारी करें तो इंशाअल्लाह दौरे हाजिर में वो मुफीद भी बनेंगे, मुअस्सिर भी बनेंगे और अपने लिए भी इंशाअल्लाह बड़ी राहें हमवार कर लेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इसके लिए एक सबब बनेगा और आप सब मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। बहुत शुक्रिया मौलाना मोहतरम, अभी आपके बीच अपनी कीमती गुफ्तगू से नवाज रहे थे। अब इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद शादाब साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं न्यूज़ इंडिया के और साबिक़ सहाफ़ी रह चुके हैं न्यूज़ 18 में, मैं उनसे बड़े ही अदब से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना जो उनका उन्वान है मीडिया की ताकत और हमारा किरदार, उस पर अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत शुक्रिया हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि बहुत अच्छे बहुत ज़हीन लोग बैठे हैं और आपको हर आदमी, जैसे हज़रत ने भी बताया कि हर आदमी अपने अपने इलाके से जुड़ा हुआ, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको बहुत कुछ बताएगा। बहुत जल्दी से बहुत छोटी सी बात कहूँगा। मेरा नाम शबाब है, लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और साल 2009 से प्रॉपरली मतलब लिखा पढ़ी में मीडिया में एक्टिव हूँ। ईटीवी रहा हूँ मैं एंकर, फिर उसके बाद दूरदर्शन, समाचार प्लस, न्यूज़ 18 और फिर अभी इंडिया न्यूज़ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सफ़र देखा है, उन्हीं एक्सपीरियंस को आपके बीच शेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसा टॉपिक है, हालांकि मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, क्लास 10th तक सब्जेक्ट ज़रूर रहा है, तो हो सकता है अल्फाज उतने अच्छे उर्दू के मेरे पास ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि आप तक बात पहुँचाई जाए, आप उसको समझ पाएँ। हम इसको 5-7 सेगमेंट में छोटी छोटी बात कहने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आपका फ्यूचर क्या है, आप कैसे डिजिटली एक्टिव हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल उठता है कि इसमें परेशानियां आपके सामने क्या क्या आएंगी और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इस डिजिटल मीडिया में क्या क्या परेशानियां हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी बात आपको बताएंगे कि डिजिटल मीडिया जितना बड़ा कैनवास है उतना ही नुकसानदेह भी है, कैसे मुसलमान इसका शिकार हुए हैं और कैसे मुसलमानों को इसका नुकसान झेलना पड़ा, ये छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। और कैसे अपने स्टेट में आप बीइंग अ मुसलमान अगर सब कुछ लिखना चाहें तो आपको कितनी आज़ादी है, इन तमाम बातों को आपके बीच रखना चाहेंगे। सबसे पहले करियर का ऑप्शन, कि जब आप डिजिटल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अमूमन सबके पास इकलौता माध्यम जो दिखता है वो यूट्यूब दिखता है कि साहब हमने मोबाइल निकाला और हम भी जो हैं बोलने लगे, चलने लगे, सीखने लगे। अब हम लोग गाना नहीं गा सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं, वरना करने वाले वो भी करते हैं, उनके फॉलोअर मिलियंस में हैं। हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सहाफ़त से जुड़े हुए मार्केट में। सबसे पहला ऑप्शन होता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसे कहते हैं हम एसईओ मार्केटिंग। क्या होता है ये एसईओ मार्केटिंग? जब आप यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब आपका कैसे देखा जाए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो रोज बना रहे हैं आधा घंटा, 2 घंटा, लेकिन उनके पास 5 व्यूज नहीं है, 50 व्यूज नहीं है। उसके लिए एक एसईओ मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ेंगे, जब डिजिटली मीडिया में इन्वॉल्व होंगे, तो वो आपको सिखाता है कि कैसे, मान लीजिए आपने योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर कुछ बनाया, तो वो कैसे हर दूसरे आदमी के मोबाइल पर पहुंचे, उसमें एसईओ जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको सीखेंगे कैसे? अब तो चूंकि यूट्यूब खुद एक बड़ा जरिया बन गया है, तो आप एसईओ पर काम कैसे होता है इसको ज़रूर सीखिएगा। वो सारे लोग जो डिजिटल में जाना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, वो एसईओ पर काम सबसे पहले करेंगे। हम बहुत ब्रीफ में नहीं जाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। सारे लोग, जैसा कि हजरत ने भी बताया, कि पढ़ने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, लिखने वाले सब नहीं होते। इसी तरीके से ये डिजिटल फील्ड का एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसे हम वीडियो एडिटिंग कहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। क्या होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग? आपने टीवी अमूमन आप देखते होंगे कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, एक फ़ोटो आती है, इधर योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगी है, उस पर टेक्स्ट लिखा रहता है, एक अल्फाज लिखे रहते हैं। जैसे ये जो बना हुआ है ये ग्राफिक डिज़ाइन है। इसे ये ग्राफिक है और इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की।
इसी में ही वीडियो एडिटिंग जुड़ता है। यानी कि जो आप शूट कर रहे हैं, आपने कोई रीटेक लिया, आपको बोलना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपने बोल दिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अब वो गलत हो गया, आप उसको एडिट करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट है वीडियो एडिटिंग का। मोबाइल पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं अब तो, अब आप उनको वीडियो जो शूट करेंगे आप उसको उस पर लाकर काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन, जैसा मैंने आपको बताया, आप यूट्यूब पर आइए, आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उतना ही उसका दायरा भी महदूद हो चला है। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कुछ इजराइल पे अगर आप बनाना चाहते हैं और आपने लिख दिया कि इजराइल में आतंकी हमला, तो वो आपका वीडियो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। एक 4 PM न्यूज़ चैनल यूट्यूब का चलता था, उसके 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। 7.5 मिलियन, सोचिए, आदमी को 1000 सब्सक्राइबर करने में छींकें आ जाती हैं, और सरकार ने यूं बंद कर दिया। वो कोर्ट कचहरी होता रहेगा, जब होगा तब देखा जाएगा। सरकार ने कहा कि आप जो हैं देश विरोधी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको चलने नहीं देंगे, बंद हो गया। तो यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना और उस पर सही कंटेंट क्रिएट करने में फ़र्क है। इस बात को आपको तफसील से समझना होगा, आपको देखना होगा। इसके बाद न्यूज़ प्रोडक्शन का एक काम है, जो लोग लिखने में अच्छा जिनको लगता है, आप न्यूज़ को लिख सकते हैं। पोर्टल्स उनको लेते हैं। न्यूज़ पोर्टल्स की खबरें जो आप लोग पढ़ते हैं वो आप डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल का ही फील्ड का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, आप उसको काम कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट भी इसी में होता है, वेबसाइट जैसे बनाई जाती हैं, ये सब डिजिटल मीडिया के ही पार्ट है। सिर्फ मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ यूट्यूब ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आपके पास वेबसाइट के बहुत ऑप्शन हैं, आप अपने कंटेंट को लिखिए। आपके पास फ्रीलांस जर्नलिज्म के बहुत ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग में। आजकल लोग हायर करते हैं कि हम आपको परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आज जरा ये जो किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, राकेश टिकैत जो मुजफ्फरनगर में मारे जा रहे हैं, आप उस पर एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए। आप आर्टिकल लिख दीजिए, आपको 1000, 500, 1500, 2000, 2500, जैसी आपकी सलाहियत होगी, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, वो आपको वहाँ से मिल जाता है। ये चीज़ रहती है। अब डिजिटल मीडिया में काम करना कितना मुश्किल है, ये बात भी समझिए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किलें हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप जब बोलने जाएंगे, ख़ासकर ग्राउंड पे जब बोलने जाएंगे, तो दाढ़ी टोपी वाले को बोलने के लिए और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हैं, है ना। ये सामाजिक तौर पर, मतलब सोशल लाइफ में भी हैं। आप किसी हॉल के बाहर खड़े हो जाइए, दाढ़ी टोपी वाला, आप पिक्चर भले ना देखिए, आप सिर्फ हॉल के बाहर खड़े हो जाइए, 20 आदमी गुजरेगा, क्या मैं बताओ, दाढ़ी टोपी है, खड़े हैं पिक्चर हॉल के बाहर, पिक्चर देखने आए मौलाना साहब, है ना। ये होता है नहीं होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हम लोगों को, मतलब मेरे साथ तो नहीं है, आप लोगों के साथ वो चीज़ ज़्यादा जुड़ती है। अल्लाह ताला ने वो हुस्न दिया है जिसकी आपको बहुत इज्जत रखनी है, तो वही थोड़ा सा सोशल मीडिया का नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब वो लोग जो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत परेशान हुए, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर का। अल्ट न्यूज़ चलाते थे, ये भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, और साल 2022 में इन्होंने कुछ पुराने स्पीचेस अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई और सरकार ने उनको जेल भेज दिया। मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी भी उनकी ज़मानतें नहीं हो पा रही हैं, एक में छूट रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं। ज़ुबैर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे ट्रेंड है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अल्ट न्यूज़ के। वो बेसिकली ये चलाते थे कि ये जो चल रही है खबर, ये कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। तो ये मुश्किलें मुसलमानों के लिए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बकरीद और गौकशी को लेकर के खबर चल जाती है, दाढ़ी टोपी वाला, भले वो भैंसे का गोश्त लेके जा रहा हो, उसकी अपनी बल्लौजपुरे में दुकान हो, लेकिन अगर उसका डाला पकड़ लिया गया गोश्त के साथ, तो वो ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये गोश्त जो है वो भैंसे का है। वो उठा लिया जाएगा, जेल चला जाएगा, दाढ़ी नोच ली जाएगी, कुर्ता फाड़ दिया जाएगा, भाई साहब ये गौकशी कर रहा था। तो सोशल मीडिया का ये जरिया बन चुका है किसी को भी बदनाम करने का। और बहुत सारे आपने अभी ट्रेंड देखे होंगे, नवरात्र चल रहे थे, कांवड़िए निकल रहे थे, तुम क्या बेचते हो, फल बेचते हो, नाम क्या है तुम्हारा, मोहम्मद इब्राहिम, पट्टी लगाओ। मोहम्मद इब्राहिम ने अपने दुकान के आगे पट्टी लगा ली और कह दिया गया कि अब नवरात्र में कोई मुसलमानों से खरीदेगा नहीं। ये डिजिटल मीडिया ने ही इसको बड़ा बना दिया। तो डिजिटल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने नुकसान है। तबलीगी जमात का मामला आप लोगों ने देखा ही था, कोविड काल में उनके ऊपर टैग लग गया कि ये लोग कोरोना फैलाते हैं, कोरोना फैलाने वाले जा रहे हैं। दाढ़ी टोपी वाले बेचारे जहां जा रहे थे कह रहे ये सब कोरोना फैला रहे हैं। ये कैसे चीजें फैल गई, कैसे स्प्रेड हो गई? डिजिटल मीडिया के ही जरिए ये सारी चीजें जो हैं कहां से कहां पहुंच गई। तो जो बात कही जाती है कि अफवाहों में कुछ नहीं होता, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ होता है। अभी यहाँ कह दिया जाए कि यहाँ बम है, हम आप बैठे, हम आप कहेंगे कमा अफवाह है, यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं। लेकिन ये बात बाहर जाके कह दीजिए,
अभी 20 लोग वहाँ से अपने आप भाग खड़े होंगे। अभी आपने पहलगाम वाला मामला देखा, किस तरीके से मामला बना, वो हिंदुओं का मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान नाम पूछ के गोली मारी गई। उसके बाद एक वीडियो आया कि वो एक आदमी रस्सी पे ऐसे झूल रहा था और जो पीछे धक्का दे रहा था उसने कहा अल्लाहु अकबर। ये हमारे आपके दिल में बहुत छोटी सी बात है कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन वो मीडिया में कैसे सर्कुलेट हुआ कि अरे भाई साहब ये तो हमको भी मारना चाह रहा था, उसने अल्लाहु अकबर कह दिया। आप अभी भीड़ में जाके अल्लाहु अकबर कह के दिखाइए, आप नहीं कह पाएंगे। वो कहेंगे भी तो 40 लोग पकड़ लेंगे आपको कि ज़रूर कुछ करने जा रहा था, इसीलिए इसने जो है ऐसा कहा है। तो ये सोशल मीडिया जितना बड़ा दिखता है, जितना आसान दिखता है, ये उतनी ही दो धारी तलवार है। आपके लिए मौका भरपूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले या अच्छी हिंदी बोलने वाले ही जो हैं वो इसमें कामयाब हैं। यूट्यूब एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप आसानी से अपना एक यूट्यूब का जनरेट कीजिए, अपना कंटेंट उस पर क्रिएट कीजिए। आप नज़्म सुनाइए, आप नात सुनाइए, आप कुरान सुनाइए। आप अगर पॉलिटिकली दिलचस्पी रखते हैं तो पॉलिटिकली उसमें चीज़ों को करिए, जो दिलचस्पी आपकी हो। यूट्यूब और ये सोशल मीडिया आपको यही मौका देता है। चलने से पहले छोटी सी बात ये कह के ख़त्म करूंगा कि पढ़ना ज़रूर सीखिए, पढ़िए, इसमें दिलचस्पी पैदा कीजिए। सोशल मीडिया ने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है जो नहीं होनी चाहिए। अखबार पढ़ा कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा अखबार चाटिए, पूरा अखबार पढ़िए, नहीं, जो दिलचस्पी है। अगर हमको स्पोर्ट्स पसंद है, हम स्पोर्ट्स पढ़ के उसको ख़त्म कर लेंगे, हमें पता हो। लेकिन फिर स्पोर्ट्स का हमें पता हो कि राफेल नडाल जो है उसने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर हमको इंटरटेनमेंट पसंद है तो हमको इंटरटेनमेंट का पन्ना पढ़ना है। हमको पता होना चाहिए कि तारक मेहता का जो चश्मा प्रोग्राम आता है वो किस चैनल पे आता है और उसके कितने एपिसोड हो गए। हमें नहीं मतलब है मोदी क्या कह रहे हैं। हमें अगर पॉलिटिकली पसंद है तो फिर हमें पता हो कि यूपी से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और कितने एमएलए बनते हैं, विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है। ये ज़रूरी है, पढ़िए। और इस्लाम में तो इकरा का अल्फाज से ही शुरू है, उसमें भी कहा ही यही गया है कि पढ़ो। पहली जो सूरत नाजिल हुई इकरा बिस्मिल्लाह, इकरा का मतलब ही है पढ़ो। और हुजूर की एक कॉल भी है कि हर मर्द और औरत पे पढ़ना फ़र्ज़ है। तो पढ़िए, दिलचस्पी के साथ पढ़िए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम लोग मौजूद हैं। कभी भी ज़रूरत हो हम लोगों की, हम हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा अवेलेबल हैं। जिस तरीके की हमारी ज़रूरत होगी हम लोग आपके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान नदवी, जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के सीनियर उस्ताद मोहतरम हैं और दारुल क़ज़ा से आपका गहरा रिश्ता है, आप सब बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी गुफ्तगू की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इसी तरह से सलीम आज़ाद साहब ने भी यही अपील की है कि मैं भी गुफ्तगू कम करूँगा। लिहाजा मैं इन दोनों हजरात को दावत देना चाहता हूँ। पहले मैं जनाब सलीम आज़ाद साहब को दावत सुखन देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ इस शेर के साथ कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। जनाब सलीम आज़ाद साहब। चूँकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए बहुत मुख्तसर वक्त में बग़ैर किसी तमहीद के हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। वसीम बरेलवी ने कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जो मेरा उन्वान था, बहुत मुख्तसर में मैं अपने उन्वान के तहत कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा उन्वान था डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी महारतें। तो सबसे पहले आपको डिजिटल मीडिया के हवाले से इतनी बातें, डिजिटल मीडिया इतनी बार आपके सामने वो लफ्ज़ गुज़र चुका, तो थोड़ा सा मैं उसका संधिविच्छेद कर दूं। तो डिजिटल दरअसल डिजिट कहते हैं उंगली को, फिंगर को, और मीडिया कहते हैं माध्यम। मीडिया दरअसल प्लूरल फॉर्म है मीडियम का। जैसे स्टेडियम का प्लूरल फॉर्म स्टेडिया है, इसी तरीके से मीडियम का जो प्लूरल फॉर्म है वो मीडिया है। तो डिजिटल मीडिया मतलब चूँकि हम लोग क्या है उंगली से ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रॉल कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें, इसी मुनासिबत से इसका नाम रख दिया गया है डिजिटल मीडिया, है ना। नाम रखने के लिए अदना सी मुनासिबत काफ़ी होती है। दरअसल इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, अगर आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो इससे सरकारें बदल जाती हैं। मतलब अगर आप एक्स को देखें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, उसमें एक्स का बहुत बड़ा रोल था। और एक्स एलन मस्क का प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि एलन मस्क को बाद में ज़िम्मेदारी दी गई अमेरिका के गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, सिर्फ महज एक प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए से अमेरिका की गवर्नमेंट में बदलाव की सूरत पैदा हो गई। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपना स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे कोई पिक वगैरह लगाते हैं,
और उसके बाद में हम रिज़ल्ट क्या इंतज़ार करते हैं कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग हमको वाहवाही कर रहे हैं। ये बहुत सतही सोच है, बहुत छोटी सोच है। दरअसल ये उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि हम तोप से मक्खी मार रहे हैं। अब सोचिए कि अगर कोई तोप से मक्खी मारेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सोशल मीडिया इतना पावरफुल चीज़ है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें इन्फ्लुएंस होती हैं सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म से, और उससे हम और आप इस ज़माने में, जबकि इतना पावरफुल टूल हमारे हाथों में मौजूद है, आज से 20 साल पहले इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे सामने मोबाइल है, हमारे हाथ में मोबाइल है, और उसके बाद में हम यूं ही बग़ैर मकसद के, बग़ैर विज़न के, बग़ैर कुछ सोचे समझे यूं ही ज़ाय कर दे रहे हैं। तो हमें इसका बहुत सही इस्तेमाल करना है, ये उसकी बहुत अहमियत को समझते हुए। इसके अलावा चूँकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके हाथ में मोबाइल है, और हर आदमी मोबाइल होने के नाते पत्रकार है। अब चूँकि सब स्किल्ड पत्रकार नहीं हैं, तो हम उनको अपने आम भाषा में कह देते हैं अधकचरे पत्रकार हैं। यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल तरीके से मीडिया की तालीम हासिल की है, तो आप उनको कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक पत्रकार हैं। लेकिन जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से मीडिया की तालीम नहीं ली है, अपने आप को सजाया और संवारा नहीं है, तो आप उनको कह सकते हैं ये अधकचरे पत्रकार हैं। लेकिन पत्रकार हर कोई है, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है चीज़ों का, एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, दूसरों को रिसीव कर रहे हैं, तो एक तरीके से हर आदमी पत्रकार है। तो हमारा जो एक मकसद है मीडिया लिटरेसी फाउंडेशन के हवाले से, तो हमारा मकसद ही यही है कि जो अधकचरा पत्रकारिता है, उसी अधकचरे पत्रकारिता को हम संवार कर, निखार कर, उसके नोको पलक को संवार कर, उसको तराशीदा करके हम आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश करें, आपके अंदर वो स्किल पैदा करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक कामयाब इंसान बन सकें मीडिया के हवाले से, और अपनी बात को मौसर ढंग से पहुँचा सकें। और वसीम बरेलवी का एक बार फिर से मैं शेर दोहराता हूँ, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है ना। अगर सलीके से आप अपनी बात कहते हुए चले जाते हैं तो बात बहुत मौसर होती है और दूर तक जाती है। इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है मेरा, ज़रूरी महारतें। अब ज़रूरी महारतें में कई तरह की चीज़ें इसमें चाहिए, जैसे कि मोबाइल तो सबसे बुनियादी ज़रूरत है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अब इसके अलावा क्या क्या की चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है। अगर आपको पत्रकारिता के दौर में आना है, आगे आना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फुल टाइम पत्रकारिता के उसमें चले जाइए, कोई अगर जाना चाहे तो बात अलग है। लेकिन अगर हम अपनी बात को मौसर तरीके से, सलीके से रखना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए बुनियादी तौर पर सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल आप करेंगे। मोबाइल आपके पास है ही है। उसके बाद एक, जैसा कि मैंने देखिए लगाया हुआ है, एक वायर लगाया हुआ है और एक माइक लगाया हुआ है। माइक यहाँ लगा हुआ है, इसका वायर वहाँ पे लगा हुआ है। वायरलेस भी माइक आता है, ये 800-900 रुपये का एक माइक मिल जाता है। एक मोबाइल हो गया, एक माइक हो गया और एक आप हो गए, ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनके तैयार हो गया, यानी प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेसिंग करने के लिए क्या करना होगा, उसको एडिटिंग करना होगा। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी भी बात कह दी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एडिटिंग नहीं करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी बात भी बहुत ज़्यादा मौसर नहीं होगी। और अगर आपने बहुत ऑर्डिनरी भी बात कह दी है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से बहुत सजा संवार के आपने पेश किया है, तो फिर वो बात बहुत ज़्यादा मौसर होती है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि एक बहुत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ध्रुव राठी, का नाम आपने सुना होगा, नीतीश राजपूत का नाम सुना होगा। तो इस जैसे कुछ लोगों ने, कोई बहुत आसमानी तूफ़ानी बातें नहीं करते हैं, ऐसा कोई नहीं कहते हैं कि हम और आप नहीं कर सकते हैं। हर कोई वो बात कह सकता है, कर सकता है, वो रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, तो उनका जो कंटेंट इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी जो एडिटिंग स्किल है वो बहुत शानदार है। इतना इम्पैक्टफुल विजुअल्स होते हैं, इतना रिच विजुअल्स होते हैं कि जब नज़रों के सामने आते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम तो यही चाह रहे थे, ऐसा फील होता है। तो इनफैक्ट एडिटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके कंटेंट में एडिटिंग बहुत अच्छी है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत दूर तक जाएगा और बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगा। इसके अलावा एक और अहम चीज़, जब हम एडिटिंग करके किसी प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा और भी कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस पे जब आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के लिए आपको SEO एक शब्द इस्तेमाल होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसका एब्रीविएशन है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके कंटेंट को दूसरा आदमी कैसे सर्च करेगा, कैसे पाएगा। आपने तो डाल दिया, जैसे कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जंगल में बहुत अच्छा मोर नाचे, कोई देखे ही ना, तो उसके नाचने का क्या हासिल है।
आपने बहुत अच्छा सब कुछ परोस दिया, बता दिया सारी चीज़ें एडिटिंग करके भी, लेकिन अगर आपके कंटेंट को कोई देख नहीं रहा है, लोगों तक आपका कंटेंट पहुंच नहीं रहा है, तो फिर आपके कंटेंट बनाने का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। चंद लोग देख लेंगे, ठीक है, लेकिन जो उसकी मानवियत होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो उसमें SEO का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें प्रॉपर तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे। जब हम आगे इसको लेकर के तरबियती प्रोग्राम करेंगे तो उसमें से जो तलबा इंटरेस्टेड होंगे उनको हम प्रॉपर तरीके से SEO सिखाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं करीब 10 साल का मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, उसमें से 7 साल करीब मेरा डिजिटल मीडिया का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं डिजिटल मीडिया को बहुत करीब से समझता हूँ, एक एक बारीकी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ उसके डिजिटल मीडिया की बारीकी को। तो इसी वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अपना चैनल है, फेसबुक के पेज हैं, करीब दोनों मिला करके 5-5 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं 5 साल से करीब अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, और 5 साल पे मैंने बहुत कुछ खुद से एक्सपीरियंस किया है, समझा है, सीखा है, खुद झेला है ना, कहते हैं खुद कुआं खोदना खुद पानी पीना, उस टाइप का मैंने काम किया है। बिल्कुल जैसे कहते हैं वन मैन आर्मी, हमने अकेला अपना पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल मौजूद है, हमारा अपना खुद का न्यूज़ पोर्टल है, सारी चीज़ें हमने खुद तैयार की हैं। तो एक तरीके से हमने करीब 5 साल तक इस पर काम किया है, और 3 साल तक करीब हमने एक संस्थान में रह करके काम किया, डिजिटल मीडिया के संस्थान में। तो एक तरीके से हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस, और फिर हमने अपना खुद का किया। तो इस हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब हम प्रैक्टिकली तरबियती मैदान में आएंगे तो मैं आपको सोशल मीडिया के हवाले से बहुत बारीकियाँ समझाऊँगा, बता सकता हूँ कि इनफैक्ट ये कैसे काम करेगा और कैसे काम करता है, और इसका कैसे कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है सही मानों में। तो इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि थंबनेल वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है। वीडियो होता है, वीडियो से पहले जो एक बैनर दिखता है वो वीडियो का पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो आपकी नज़रों के सामने आता है सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाने के लिए कि इस वीडियो में क्या चीज़ है। तो वो थंबनेल वगैरह कैसे बनाई जाए, उसकी पूरी ग्राफिंग की पूरी एक ट्रेनिंग होगी, क्योंकि मैं ग्राफिक भी मैंने सीखी, मैंने एडिटिंग भी सीखी, मैंने तमाम चीज़ें सीखी। और आपको हैरानी होगी ये बात जान करके कि मैं पिछले 5 सालों से, अब हमने कुछ लोगों को रिक्रूट किया है, लेकिन हम करीब 3 साल तक तो मैं अकेला ही सब कुछ, मैं अकेला ही चला था, वो वाला सिस्टम था। अब हमारे कुछ काम कर रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग मिल करके। तो इस तरीके से हमारा इस तरह का काम है। तो इस हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊँगा कि कैसे ये तमाम चीज़ें होंगी। तो इसके अलावा एक चीज़ और आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जैसे कि एक बात आई, किसी ने कहा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग़ालिबन शाफ़िया साहब ने कहा। तो ये जैसे हम लोग पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई बात हम आधे घंटे का कोई मवाद अगर हमें रिसर्च करना होता था तो हमें आधे घंटे के मवाद को रिसर्च करने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाता था। मैंने ऐसा किया है। बजट का हमने वीडियो बनाया। बजट जानते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। अब बजट का 1 फरवरी को आता है हर महीने, मतलब हर साल 1 फरवरी को आता है। अब बजट का हमें हर हाल में हमारे चैनल पे जाना है। अब उसके लिए 2-2, 3-3 दिन हमें लग गए। हमारा वीडियो जा रहा है 3 तारीख को, 4 तारीख को, 1 फरवरी को आ गया बजट, लेकिन हम 3 तारीख, 4 तारीख को अपलोड कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उस पर रिसर्च करना, उसको समझना, एक एक पहलू को समझना, उसके बाद में बहुत सलीके से एक एक चीज़ को प्रेजेंट करना। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इतना आसान हो गया कि आधे घंटे का अगर कंटेंट पहले जो 2-3 दिन लग जाते थे, अब वो 2-3 मिनट लग जा रहे हैं। कैन यू बिलीव कि 2-3 दिन का काम सिर्फ 2-3 मिनट में हो रहा है, और उससे भी कम हो रहा है। यानी आपने सिर्फ इनपुट किया और उसका आउटपुट खट यूँ आ गया, और इतना आ गया कि आपके तसव्वुर से बालातर है। तो AI का जो कहते हैं ना, ज़माने से हम अगर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। और चूँकि हम मीडिया के हवाले से सारी बातें कर रहे हैं, तो मीडिया में भी हर आए दिन नित नए चीज़ें बदल रही होती हैं। जो पहले था आज से 10 साल पहले, वो अब नहीं है, जो अब है वो कल नहीं होगा। यानी तग़य्युर ये इस कायनात का निज़ाम है, और अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत, ये तकवीनी निज़ाम के तहत तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो सोशल मीडिया है, किसी ज़माने में जब मीडिया की शुरुआत थी तो चर्चों से शुरुआत इसकी हुई थी। चर्चों पे पहले लोग कन्फ्रेंस जाके करते थे, और फिर वहाँ लोगों को जाकर लोग बड़ी संख्या में गैदरिंग होती थी, फिर वहाँ जाकर के लोग अपने एडवर्टीज़मेंट वगैरह देते थे। और फिर वहाँ से धीरे धीरे वो पेपर पे आया, कपड़े पे आया, कहीं कहीं अलग अलग फॉर्मेट में आया, फिर उसके बाद में अखबार, और फिर धीरे धीरे टीवी, और मतलब ऐसे ऐसे होते होते इस वक्त हम कहाँ पर आए हैं, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि हम लोग इन विजुअल स्क्रीन पर नहीं होकर के अनविजुअल स्क्रीन पर होंगे। हाँ, मतलब ये बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं, लेकिन आपको चंद सालों के बाद आपको ये तमाम चीज़ें सच्चाई दिखने लगेंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमें ज़माने के तग़य्युर के हिसाब से चलना है, और ज़माने के रफ़्तार को हमें हर हाल में पकड़ना है। ये नहीं कि ज़माना कुछ और तकाज़ा कर रहा है और हम और किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है बहुत सीधा है कि हम इतने पीछे ढकेल दिए जाएंगे कि हम कभी उस रेस को नहीं पा सकते।
तो हमने सोचा ये इतनी ज़रूरी बातें थी तो हमने आपको कुछ बता दी। बाकी जब हम तरबियती प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम बताएंगे और एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या करना है। और एक्सपीरियंस, कहते हैं ना कि तजुर्बों की दौलत तो हादसों से मिलती है, बाप की विरासत से तजुर्बे नहीं मिलते। तो तजुर्बे जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी शबाब साहब ने गालिबन कहा कि अगर आप इजराइल के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लिखेंगे तो आपका चैनल यूँ उड़ा दिया जाएगा, वीडियो उड़ा दिया जाएगा, और ये बात सही है। अभी इन दिनों में हमने गज़ा वगैरह पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, अनगिनत वीडियो बनाए, 40-50 वीडियोज़ हमने बना ही डाले होंगे। उसमें से करीब करीब 5-6 वीडियोज़ हमारे डिलीट हुए, फेसबुक पे भी और इस पे यूट्यूब पे तो ज़्यादा डिलीट हुए। लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की, हम लोग अपना करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है। वो तमाम चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करना है। शुरू में जब हम चैनल बनाए थे तो बहुत सारे येलो करके डॉलर आ जाता था जिस पे पैसे आपको नहीं बन सकते थे, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे हमने सीखा, समझा कि क्यों नहीं ये ग्रीन डॉलर बन रहा है, क्यों यहाँ पर येलो बन रहा है। तो बाद में पता चला कि हमने ये इस्तेमाल कर लिया, वो इस्तेमाल कर लिया, तो अब वो तमाम चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे सब ग्रीन 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 ही है, मतलब आपको नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा क्योंकि डैशबोर्ड हमारा है। तो सब ग्रीन ग्रीन है, कहीं कोई येलो नहीं है। क्यों? इसलिए हमने एक्सपीरियंस से तमाम चीज़ों को सीखा, इम्प्रूव किया, समझा। तो वही तमाम एक्सपीरियंस जो हमने 5 सालों में सीखा वो आपको चंद दिनों में आपको सीखने को मिल जाएगा। यही सबसे अहम बात होगी। और इसके अलावा बस चूँकि वक्त बहुत कम है, इस वजह से हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा मुलाकात होगी तब और बातें डिटेल में होंगी। ठीक, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सीनियर सहाफ़ी जनाब डॉक्टर अशफाक़ साहब को दावत सुख़न देते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और उनका जो उन्वान है डिजिटल मीडिया के नए इम्कानात, उस पर अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब अशफाक़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2001 से मैं मीडिया में हूँ और 2025 चल रहा है, 24 बरस हो गए। इनमें ज़्यादातर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूँ, प्रिंट मीडिया और डिजिटल में। अभी डिजिटल में हूँ, उससे पहले कुछ साल प्रिंट मीडिया में भी मैंने गुजारा। देखिए, कोई चीज़ की शुरुआत करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि अंदर से क्या मैं करूं, और बाहर से आपके पास क्या प्रॉपर्टी है उसको करने के लिए। मौजूदा वक्त में देश में तकरीबन जो मेरे पास डेटा है 1 अरब 50 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल के सिम एक्टिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आबादी तो 1 अरब से कम है, 1-1.5 अरब से लगभग। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मैं खुद हूँ, जिनके पास 2 सिम है। लगभग जो वर्किंग स्मार्टफोन जिसको हम कह सकते हैं आज के दौर में, वो जो डेटा बताते हैं उसमें लगभग 85 करोड़ 84 करोड़ कुछ मेरे पास आया फिक्की का डेटा है 2023-24 का। 24-25 का भी डेटा नहीं आया। एक डेटा और मैं आपको दे दूं ताकि आप उसको समझ जाएं। यूट्यूब, ऐसे सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म है, सिर्फ यूट्यूब ने पिछले साल यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लगभग 21,000 करोड़ रुपए उन लोगों को दिया है जो यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हैं। कितना? 21,000 करोड़ रुपए। ये वो लोग हैं जिनके फॉलोअर्स, हो सकता है कोई 1000 फॉलोअर्स, 10,000 20,000 फॉलोअर्स उनके हों, सब्सक्राइबर हों, उन्होंने वीडियो डाला, उनको पैसा मिला। किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 10 लाख मिलता है। ये कुछ डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उस फील्ड में आ रहे हैं, तो डेटा का जानना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि आप शुरू कैसे करें। देखिए, कुछ रूल, जब आप कोई चीज़ शुरू करना चाहेंगे, एक दुकान भी खोलते हैं तो उसका एक रूल होता है कि आपको नगर निगम से परमिशन लेनी है या किससे लेनी है। डिजिटल मीडिया अभी तक, डिजिटल मीडिया इन न्यूज़ की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूज़ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, टिल टुडे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्टेट में, और देश के नेशनल जो आईबी मिनिस्ट्री है वो परमिशन नहीं देता इसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलीगल काम कर रहे हैं। यही हुआ, जिसकी परमिशन नहीं वो इलीगल काम है।
नहीं, ऐसा नहीं। अब इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि काम शुरू करने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो सिस्टम होगा या तो आप बाय प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट का एक नॉर्म है कि जो लोग लगभग 15 साल किसी फील्ड में प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको लगभग ये अधिकार होता है कि वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। जैसे मैं जर्नलिज्म में हूं, मेरा 20 साल हो गया, तो मैं इंडिपेंडेंट कोई भी संस्थान चला सकता हूं। अगर वहां पर गवर्नमेंट का परमिशन का इशू नहीं है तब भी मैं चला सकता हूं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आप कैसे चलाएं, तो उसका रास्ता ये है कि शुरू में आप शुरू कर दीजिए, चलते रहिए। अब आप चाहें तो 2-3 लोग मिलके कोई फर्म बना लें, कंपनी बना लें, कंपनी पर काम करिए, आप कोई रोकने वाला नहीं है। अखबार आप निकालिए, उस अखबार के नाम से आप डिजिटल चैनल चलाइए, न्यूज़ चैनल बनाइए, उसके नाम से आप चलाइए, आपको परमिशन है। आप न्यूज़ एजेंसी बनाइए, उसके नाम से चलाइए, आपको परमिट है। ये तो बड़ा हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्च होगा। छोटा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। आप एनजीओ बनाइए, आप ट्रस्ट बनाइए, उसके काम से करिए। जो आपका फंक्शन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। काम में गवर्नमेंट आपको रूल दे। दूसरी चीज ये है कि आपको रूल रेगुलेशन जो आप कंटेंट डाल रहे हैं उसका भी जानना बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं जानते तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो कंटेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट का एक रूल है कि जैसे बच्चे की फोटो नहीं डाल सकते आप, उसको ब्लर करना पड़ेगा। ये रूल रेगुलेशन हुआ। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज ये होती है जो आप पर लागू होती है कि आप सब कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप समाज के वो हिस्से हैं कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप झूठ नहीं दिखा सकते। सेल्फ रूल रेगुलेशन के लिए आपको अपना एक मानक तय करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी चलाइए। डिजिटल मीडिया में 5 चीजें होती हैं। या तो आप टेक्स्ट लिख दीजिए, यानी लिख के टेक्स्ट डाल दीजिए। इमेज डालिए, या तो आप इमेज डालिए, इमेज पर लिख के डालिए। ऑडियो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर, वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और क्षेत्र है जिसको एनिमेशन हम लोग कहते हैं, आजकल बहुत तेज पकड़ रहा है एनिमेशन। कई ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो एनिमेशन से आपके वीडियो को बना देते हैं फ्री में, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टॉपिक पर जाएं। जैसे अगर आपने शुरुआत की और आपको ये लगा कि यार मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, तो ये मान के आप चलिए कि आप नाकाम हो जाएंगे। मतलब मैं गारंटी देता हूं। पहले आप अपने आप को देखिए। टॉपिक और लैंग्वेज, 2 चीजों की मैं बात कर रहा हूं। पहले आप अपने आप को देखिए कि मुझे किस चीज पर नॉलेज है और किस चीज पर थोड़ा बहुत कमांड है। तो आप अपने आप को तय करिए, 4-5 फील्ड लिखिए, फिर उसको खुद ही बैलेंसिंग करिए कि किसमें मुझे ज्यादा नॉलेज है। उस टॉपिक से आप शुरुआत करिए, भटकिए नहीं। तीसरी चीज ये है कि जो सबसे अहम चीज है, लैंग्वेज आपकी क्या हो। बहुत बन उन के मत बोलिए, एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं। एकदम बनिए मत, बहुत स्टाइल मत करिए। सिंपल खड़े होइए, बैठिए, टहलिए, घूमिए, जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस करें, जिस जबान में सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस करें आप उसमें बोलिए। उतना ही वो कॉन्फिडेंस जो है वीडियो आपका आएगा और अच्छा आएगा। आप रट्टू मत बनिए। टॉपिक देखिए, क्या क्या वर्ड है, क्या क्या चीजें आपने रिसर्च की, बस बोल डालिए। एक इम्पैक्ट की बात जो होनी चाहिए कि आप कभी कभी ये सोचते हैं यार मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरा कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं होता। सर होता है, यकीन मानिए, आप कुछ भी लिखिए इम्पैक्ट होता है। बस आपको एहसास थोड़ा देर में होगा। हर लिखी हुई बात का इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब आप उस सीरियसनेस से लिखिए, कुछ ही दिन बाद आपको पता चलेगा कि कोई तारीफ करने वाला आपको मिल जाए कि नहीं यार आपने वो बात सही लिखी थी, मैं डायरेक्ट तो नहीं आपको कमेंट कर पाया लेकिन मुझे बात अच्छी लगी। तो ये जो दिमाग में आपकी ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा इम्पैक्ट नहीं, ये सब भूल जाइए। इम्पैक्ट होता है, 100% होता है। बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने, सॉरी। बस ये लास्ट बात की, कुछ भी कोई भी काम या जितनी भी चीज़ें हैं, इनको करने के लिए बस एक चीज़ दिमाग में रखिए। अगर यस है तो 100% रखिए, नहीं
तो आप कन्फ्यूज़न में कामयाबी की तरफ नहीं चल सकते। माफ़ी के साथ कि मैंने वक्त ज़्यादा लिया, बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं आपके सामने प्रोफेसर शाफ़े अनवारुल हक साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शोबा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, मैं उनसे बसत खुलूस इल्तमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। चंद अहम मारूफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म तारुफ और तरीक़ा इस्तेमाल, इसके ताल्लुक़ से अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। एक बात समझिए कि डिजिटल मीडिया का ताल्लुक जो है ना, बस एक चीज़ उसमें ऐड हो गई। मीडिया जो एक जॉनरा है या जो एक सिंफ है, ये बहुत पुराना है। जब से इंसान की तारीख़ है तब से हम लोग जो आपस में तरसील का, आपस में जो मुकालमे का जो एक ज़रिया है ना, ये आम रहा है। फ़र्क ये हुआ है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं और नई नई तकनीकें हमारे सामने आ रही हैं। तो हुआ क्या कि पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, फिर हमारे पास अखबार आ गया, उसके बाद रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया और उसके बाद अब हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है ना? तरीक़ा क्या हुआ कि मुकालमा अब भी जारी है, तरीक़ा बदलता जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बात करने का अगर तरीक़ा मालूम होता है या अपनी बात कहने का तरीक़ा हमें पता होता है, तो हर बात सुनी भी जाती है, हर बात पढ़ी भी जाती है। तो इन्फ्लुएंसर, अच्छा क्या होता है कि मेरे जो तलबा हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे, यूजी के लेवल पे, उनको जब ये ख्वाहिश होती है तो उन्होंने क्या किया, मैं एक दो छोटे मिसालें बताता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक लेपल माइक का जिक्र कर रहे थे सर। उन्होंने लेपल माइक लिया, अपना स्मार्टफोन लिया और छोटे छोटे वीडियोस बनाने लगे, ज़रूरी जो मालूमात है उनके बारे में। कोई ज़रूरत नहीं है लंबी कहानी कहने की। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे 5 मिनट की वीडियोस अपने स्मार्टफोन से बनाते हैं, अपना यूट्यूब पे चैनल बना रखा है और उसको अपलोड करते हैं। ज़ुबान की कोई क़ैद नहीं, हमने बस इतना सिखाया कि बात कही जाएगी तो बहुत सलीके से, डिसेंसी के साथ, अदब के साथ कही जाएगी। मुखालफत भी की जाएगी तो अदब के साथ की जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि सहाफ़त के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो पहले क्या हुआ, न्यूज़पेपर में लिखने लगे। एक दौर था हम लोग, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिख रहा था, उसके बाद फिर दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए लिखने लगा। अब होता क्या है कि जब हम लिखते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि मेरा लिखा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले शाया कर ही दें। कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये नहीं होगा कि हम हिम्मत हार के बैठ गए। हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़रिया अभी मौजूद है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हमारे पास हैं जिन पे आपको सिर्फ लॉगिन करना है, अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड दीजिए, अपना मवाद लिखिए, 200, 400, 500, 1000 वर्ड, जिस ज़ुबान में चाहते हैं उस ज़ुबान में लिखिए। किसी के दखल की ज़रूरत नहीं है, किसी से चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपलोड कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरों को भेजिए, वो पढ़ेंगे आपका लिखा हुआ। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या चीज़ हुई, ब्लॉगिंग हो गई आपकी। उसके अलावा फिर आपका अगर इस वेबसाइट पे पब्लिश करना है, सर यहाँ मुकर्रीन जो मौजूद हैं उन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात की है, कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट का यकीन मानिए कि वसाइल नहीं है आपके पास, ये इस बात का जवाज़ नहीं हो सकता है कि हम काम नहीं करते हैं। वसाइल की ज़रूरत नहीं है, आम तौर पर स्मार्टफ़ोन हम सबके साथ है। कुछ मत कीजिए, आप अपने दोस्त को अपना स्मार्टफ़ोन थमाइए, उनसे कहिए कि आपकी 5 मिनट की वीडियो बना ले और वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। रहा सवाल वीडियो एडिटिंग का, जो एक अहम बात होती है, यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको 1000 ऐसे चैनल मिलेंगे जो आपको ये बताते हैं कि वीडियो एडिटिंग की कैसे जाती है, वो भी फ्री में। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप स्मार्टफोन चला रहे हो तो गैलरी में हमारे पास, या जो फ़ोटो गैलरी है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम बेसिक फ़िल्टर ऐड करते हैं। ये आम तौर पर हम लोग सब जानते हैं, ठीक। और उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है, जैसे एक एप्लीकेशन है कैनवा, बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। उसका जो बेसिक यूज़ है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। आप कैनवा अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो, अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियो को जितना चाहो अपने हिसाब से बेसिक एडिटिंग कर लो, बहुत ज़्यादा हाई-फाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब बुनियादी चीज़ें सीख जाएंगे तो आगे खुद ब खुद रास्ते आसान हो जाते हैं। और एक आखिरी बात ये कि अब जो दौर हम लोगों का डिजिटल मीडिया के बाद आया है, वो दौर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मसनूई ज़हानत कहते हैं इसको, यानी जो ज़हानत आपकी है उसी तरह की एक ज़हानत इंटरनेट कंप्यूटर को दी गई है। आप जब उसको कमांड देते हो, आप ये कहते हो कि एक मजमून लिखना है इस मौजू पर, तो इंटरनेट पर जितने भी मवाद मौजूद है वो उनको इकट्ठा करके आपको 100, 50, 500 जितने लफ्ज़ में आप कहेंगे वो आपको मजमून दे देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ या मसनूई ज़हानत के साथ एक ख़ास बात और हो गई, वो ये हो गई कि अगर
मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ और मुझे चाहिए कि उसको उर्दू में कोई तर्जुमा कर दे, या आप उर्दू में लिख रहे हो और आपको चाहिए कि कोई उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दे, आपको किसी इंसान की सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी ओपन कीजिए, चैट जीपीटी से ये कहिए कि इस मवाद का तर्जुमा कर दो, चैट जीपीटी आपको उसका तर्जुमा निकाल के दे देगा। आपको बस इतना करना है कि उसको थोड़ा-सा एक बार रिविज़न कर लीजिएगा। और ये सिर्फ चैट जीपीटी के साथ नहीं है, ये आपको गूगल ट्रांसलेटर भी मौजूद है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो जहाँ पर आपको शक होता है कि वो गलत है या सही है, आप गूगल इमेजेस यूज़ करो, गूगल लेंस यूज़ करो, गूगल डेटा यूज़ करो। सारी चीज़ें वो हैं जो आपको ये बताएंगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अब जब आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में आप लोग, तो थोड़ा सा इरादा करो। जितनी बातें मेरे जहन में थी मैं कह गया हूँ, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो बाद में अगर इंटरेक्शन हुआ तो मैं उसमें बात कर लूँगा, अगर कोई सवाल होगा तो वो भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने जनाब गुफरान नसीम साहब, जो मारूफ सहाफ़ी हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा उर्दू लखनऊ के और दूरदर्शन लखनऊ के, उनको दावत सुखन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी गुफ्तगू से हम सामीन को नवाजें। जनाब गुफरान नसीम साहब। मीडिया और उसकी ताकत और उसके असरात, उसके मनफी असरात, उसके नुकसानात से तकरीबन हम सभी वाकिफ़ हैं। किसी न किसी हद तक हम उसको फेस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। मेरा मौजू था प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया तक। जिस दौर में हम लोगों ने सहाफ़त शुरू की तो एक ख़बर चंद सतरों की किसी अखबार के दफ्तर में लेकर के जाने से लेकर और छपने तक जो बेकरारी और बेचैनी होती थी, आज वो दौर ख़त्म हो गया। कौमी आवाज़ में चंद सतरों की खबर छपवाने के लिए किस कदर सोर्स लगाना पड़ता था, और उसके दफ्तर में जा करके चुपके से दे करके बैठे हुए हैं कि सब एडिटर देख लें, चीफ सब एडिटर देख लें, और उसके बाद जब छप गई तो 3 लोगों को दिखाना कि साहब आज मेरी खबर छप गई। अब वो दौर बहुत पीछे रह गया। बार बार यह है कि ज़बान का कोई मसला नहीं है, ऐसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर आपके साथ हैं कि आप जिस ज़बान में बोल रहे हैं उसी ज़बान में, और जिस ज़बान को आप चाहें उस ज़बान को सेट कर दें। आपकी ज़बान कुछ है और आपकी लैंग्वेज कुछ टाइप होकर के आ रही है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें करने के लिए हम अगर थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हासिल कर लें। मेरी मुनव्वर सुल्तान साहब से सिलसिले में बात हुई, उनका कि नहीं ये तो इफ्तिदा है, हम बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। ये तो एक इफ्तिदाइया हो गया, एक इंट्रोडक्टरी है कि आप में से कितने लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम बाकायदा कोशिश ये करेंगे कि जो लोग करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल या दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो वो कैसे मुनज़्ज़म तरीके से अपने आप को ज़रूरत के एतबार से, आज जो ज़रूरत है, माशरे की जो ज़रूरत है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो ज़रूरत है, उसके एतबार से अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, इसके लिए हम उनको ट्रेन भी करें। और ये लिटरेसी का प्रोग्राम मीडिया लिटरेसी फाउंडेशन इंशाअल्लाह आपकी रहबरी और रहनुमाई के लिए हमेशा काम करता रहेगा। जब भी कभी कोई ज़रूरत हो किसी भी तरह से, आप रब्ता करें, रुजू करें, इंशाअल्लाह आपकी भरपूर तरीके से मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के इस शेर के साथ कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, इस शेर के साथ मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान साहब को दावत सुखन देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये वक्त यूं ही नहीं गुज़रा। हमारे दरमियान माहिरीन मौजूद रहे और हमने उनकी बेपनाह सलाहियतों से बहुत कुछ सीखा, फ़ायदा उठाया। मुझे जो मौजू दिया गया था उसके लिए वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। 2-3 इशारे करना चाहूँगा। मुसलमानों की जो ज़िम्मेदारी है वो खैर उम्मत की है। मुसलमानों का काम गाइडेंस फ़राहम करना है पूरी इंसानियत को। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और गाइडेंस फ़राहम करने के लिए कुरान में 2 उसूल बताए गए हैं। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। हिकमत के साथ, मौइज़त हसना के साथ, और अगर मुज़ाकरा करना है तो खुश उसलूबी के साथ। ये 3 उसलूब बताए गए हैं। मुसलमानों की जो ज़िम्मेदारी है उनको अदा करना चाहिए, और उस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए
ये उसूल हैं। हम सब के मखदूम व मोहतरम हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दावत मनसूस है लेकिन कार दावत मनसूस नहीं है। गाइडेंस का काम ये नबूवत का काम है, अंबिया का काम है, जो ज़िम्मेदारी मुसलमानों की दी गई है और आज के दौर में हम उसके मुखातब हैं। दावत का काम कैसे होगा, गाइडेंस का काम कैसे होगा? 3 उसूल हैं, हिकमत, मौज़त हसना और जादिलहुम बिल्लती ही अहसन। आज के दौर में जो इसके तरीक़े हो सकते हैं उसको अपनाना ये दावत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के तमाम वसाइल को इख्तियार फरमाया। सफ़ा नामी पहाड़ी पे चढ़े, वहाँ जाके ऐलान किया। मेलों में आप तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाके ऐलान किया। हज के मौक़े पे आप लोगों से मिले, वहाँ लोगों से बातें की। तो दौर नबवी में हमें मुख्तलिफ़ वसाइल का ज़िक्र मिलता है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। इससे ये वाज़ेह होता है कि मुसलमान हर दौर में उस दौर के जो तकाज़े होंगे उनको इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करके अपना जो मकाम है, अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया हमारे पास एक बेहतरीन वसीला है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। उसके मुस्बत इम्पैक्ट भी हैं और मनफी इम्पैक्ट भी हैं। हमें अगर इस मैदान में आना है तो सोच समझ के आना चाहिए। ये मीडिया लिटरेसी इसीलिए है कि अगर आपको दिलचस्पी है तो आप पहले समझें, उसके बाद आएँ। बग़ैर सोचे किसी मैदान में कूद पड़ना ये दानिशमंदी नहीं है। बहरहाल वक्त नहीं है। अहमद फराज का एक शेर है, मैं उसके साथ रुख़सत होना चाहूँगा। यही पैगाम है मेरी तरफ़ से। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के अपने सदर मोहतरम और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब, जो पूर्व वीसी रह चुके हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के और सदर है शोबा अरबी के, जो अपनी बीमारी के बावजूद, इल्लत के बावजूद तशरीफ़ लाए थे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस शेर के साथ जिसकी वो मुकम्मल तस्वीर है कि लैसल जमाल बिमिज़रिन फ़अलम व इन रुद्दीत बुग़दा इन्नल जमाल मआदिन व मनाक़िब औरसन मजदा। हुज़ूर वाला का इस्तक़बाल करता हूँ, तशरीफ़ लाएँ। आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार रहा। मेरी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ। खुद मैंने अपने शोबे में अरबी जर्नलिज्म के नाम से एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था। 6 साल से हम लोग उसको चला रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक मदारिस तलबा के लिए प्रोग्राम था, वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया है। तो मीडिया लिटरेसी से फॉर्म है, इसके थ्रू इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद होना और उलमा किराम की तरबियत और इस फील्ड में उनको ले जाना की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को उम्मत के लिए कार्य खैर बनाए। और मैं मुंतज़िमीन प्रोग्राम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर माह करें ताकि उलमा किराम की तरबियत होती रहे। अस्सलाम वालेकुम।